Hello student, my name is Kanhaiya Yadav and welcome to Physics 369, the key to the concept. आज हम लोग देखने वाले हैं मटेरियल्स के बारे में। हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्पेशली हम सॉलिड मटेरियल्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। हम सॉलिड मटेरियल्स की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इलास्टिसिटी के बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल्स की जो तीन कैटेगरी होगी वो कहलाती है रिजिड, जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसा मटेरियल जिसके किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी भी ना चेंज हो, कितना भी फोर्स या प्रेशर लगाने के बाद। मतलब बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप और साइज चेंज करना बेसिकली कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो। दूसरे मटेरियल आते हैं इलास्टिक, जिस पे हम ये पूरा मोस्टली फोकस रखने वाले हैं ये पूरा वीडियो। इलास्टिक मटेरियल्स, इलास्टिक मटेरियल्स की अगर हम लोग बात करें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से डील करती है, जिसका कहने का ये अर्थ होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो शेप है वो शेप रीगेन कर सके उसके ऊपर से फोर्स हटाने पर। डेफिनेशन वाइज हम लोग कह सकते हैं द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल बॉडी रीगेन्स देयर ओरिजिनल डायमेंशन लाइक शेप, साइज और बोथ आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के अंडर हम लोग ये देखने वाले हैं कि कोई भी मटेरियल अपना शेप और साइज़ कैसे रीगेन कर पाता है जब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं। दैट इलास्टिक बॉडी। और तीसरी कैटेगरी है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक बॉडी बेसिकली वो बॉडी होती है जो अपना शेप रीगेन नहीं कर पाती। इलास्टिक बॉडी रीगेन कर पाती है अपना शेप, फोर्स लगाने पे चेंजेस अगर आए तो हटाने के बाद रीगेन होता है, बट प्लास्टिक बॉडी में शेप रीगेन बिल्कुल ही नहीं होता। ये तीन बेसिक क्लासिफिकेशंस है मटेरियल के। हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं इलास्टिक मटेरियल्स के ऊपर। रिजिड और प्लास्टिक मटेरियल्स पे हम फोकस नहीं करने वाले हैं। अब हम आते हैं कंसेप्ट्स पे कि डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है। जो हमने बात किया कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर मटेरियल का शेप अगर चेंज हो रहा है, जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने से उसका शेप चेंज हो गया, और ये शेप चेंज होने का जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसके ऊपर लगाए गए उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप चेंज हो जाए, उस शेप को या फिर साइज़ को चेंज कर दिया गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन, और उसके लिए लगाया हुआ फोर्स होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। दैट मीन्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन अगर करना है, जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन चाहते हो उतना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। और वैसे भी ये मटेरियल टू मटेरियल डिफ़र करता है डिफॉर्मिंग फोर्स। कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं जो बहुत ही कम डिफॉर्मिंग फोर्स पे अपना शेप चेंज कर दे, और कुछ होते हैं बहुत हाई, जिसके ऊपर हम आगे देखेंगे। अब आते हैं रिस्टोरिंग फोर्स पे। अब होता ये है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो होते हैं, लगभग सारे मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो बेसिकली उन्हें सॉलिड प्रॉपर्टी देता है, उनको डेफिनाइट शेप और साइज़ देता है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बनाए हुए रखता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही होते हैं जो मटेरियल को एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करने का परमिशन देते हैं, और अगर हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये उनमें चेंजेस होने को अलाउ नहीं करते। बेसिकली होता ये है कि जब फोर्स हम बाहर से लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट में शेप में जो चेंजेस हुआ है, फोर्स हटाने के बाद अगर वो रीगेन हो रहा है तो जो फोर्स है उसको बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जो पुराना पोजीशन है या प्रीवियस पोजीशन है उस पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन का ये मतलब होता है कि जब कोई अलग से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हुआ ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस समय जो भी शेप या साइज़ किसी ऑब्जेक्ट की होगी उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने के लिए एक्ट करता है, ऐसे फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है शेप, साइज या पोजीशन। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ये ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से होता है, और ये भी मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह दिखाएगा। अब हम लोग इलास्टिक मटेरियल्स के बारे में ये देखने वाले हैं कि क्या ज़रूरी है और क्यों पढ़ना है इसको, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे लाइफ में। डेली लाइफ में हम बहुत सारे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल्स के साथ डील करते हैं। अब इन सभी मटेरियल, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स के जो
सब्सटेंस हैं वो अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी वाले हो सकते हैं, और ये अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी वाले जो मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल की टफनेस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस जैसी प्रॉपर्टी जो है, इसकी मदद से हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए या जॉब को कंप्लीट करने के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम हथौड़ा बना रहे हैं तो हम ये ज़रूर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वीक मटेरियल से बनाएं। सो इलास्टिसिटी की मदद से हम ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। और मोर बेसिकली जो मैंने अभी वर्ड्स बोले, हार्डनेस, स्ट्रेंथ और टफनेस, कॉमन लाइफ में हम जो नॉर्मल इंग्लिश या नॉर्मल लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज जिसको कहते हैं, नॉन ट्रेडिशनल या ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो होती है, इन सभी लैंग्वेजेस में हम उसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं जैसे ये तीनों शब्द एक ही हैं, तीनों वर्ड्स सेम मीनिंग रखते हो, बट इन साइंस दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। सो क्या है इन तीनों में फ़र्क, ये हम समझ लेते हैं। सो टफनेस, स्ट्रेंथ और हार्डनेस के बारे में हम समझेंगे। उससे पहले आप लोग चाहो तो ये इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स के डेफिनेशंस लिख सकते हो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। सो मैंने जैसा पहले बताया था, हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ तीनों अलग चीज़ें हैं। सो अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन उनके मीनिंग क्या है और वो क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं हार्डनेस पे। हार्डनेस को हम स्टिफनेस भी कहते हैं। बेसिकली हार्डनेस एक सरफेस फेनोमेना है, मतलब कोई भी मटेरियल जो है उसके सरफेस पे एक्ट होने वाले फेनोमेना के ऊपर आता है और ये इलास्टिक प्रॉपर्टी के अंडर आता है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी स्क्रैच, डेंट और बेंट और इसके साथ साथ एबरेशन, यानी कि मटेरियल का सरफेस का घिस जाना, या मतलब जैसे अगर हम लोग थर्माकोल किसी रफ सरफेस पे रगड़ते हैं तो थर्माकोल वियर होता है, ऊपर से उसके सरफेस की लेयर निकलती है। या पेंसिल जो है, हम उसको पेपर पे रगड़ रहे होते हैं तब उसका जो लोअर पार्ट है वो घिसकर पेज पर लग जाता है जिससे हम लिख पाते हैं। सो बेसिकली इसको एबरेशन कहते हैं, यानी घिसने से सरफेस का टॉर्न अपार्ट हो जाना या निकल जाना, या फिर किसी चीज़ से हमने तेज़ी से मारा तो उसमें डेंट आ जाना या दब जाना कहीं पर। जैसा अगर हम लोग क्रिकेट की बैट वगैरह को हम लोग बॉल से खेलते हैं तो बॉल जहाँ लगती है बैट पे वहाँ धस सा जाता है, जो लकड़ी होती है बैट की थोड़ी दब जाती है, उसको हम डेंट कहते हैं। तो ये डेंट आ जाना। इसके अलावा उसमें उसको काटना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग हेयर को काटने की कोशिश करें इजीली कट जाता है, बट वही हम लोग लकड़ी को काटने की कोशिश करें तो इजीली कटता नहीं है। बट काटने की प्रॉपर्टी भी, सरफेस पहले टूटेगा तभी तो कोई मटेरियल कटेगा। सो बेसिकली सरफेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो स्क्रैच आ जाना, उसको हम लोग खरोंच आ जाती है, जो मोस्टली मोबाइल स्क्रीन आजकल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास करके बहुत फेमस है, कहते हैं कि उसमें स्क्रैच नहीं आता। सो बट मैंने जैसा बताया कि ये हार्डनेस की अंडर आता है। दैट मीन्स हर एक मटेरियल की हार्डनेस की लेवल अलग अलग होगी। कुछ मटेरियल बहुत इजीली स्क्रैच हो जाएंगे, कुछ को बहुत ज़्यादा पावर से या ज़्यादा फोर्स के साथ स्क्रैच करना पड़ेगा स्क्रैच उस पर दिखाने के लिए। जैसा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नॉर्मल ग्लास के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लेता है स्क्रैच लाने के लिए। टफ एंड ग्लास आते हैं, बुलेट प्रूफ ग्लासेस होते हैं, तो इनमें जल्दी स्क्रैचेस नहीं लगते। ये मटेरियल टफ मटेरियल काउंट किए जा सकते हैं। रेजिस्टेंस टू परमानेंट डिफॉर्मेशन, मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब जैसे कि अगर मैंने किसी चीज़ को दबाया तो मटेरियल का शेप चेंज हो जाता है और वापस फोर्स हटाने पे अगर शेप रिगेन नहीं होता, इसका मतलब वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है। सो हार्डनेस ये भी बताता है कि कोई मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होना चाहता, ऐसे मटेरियल भी हार्ड मटेरियल में काउंट होते हैं। बट हार्ड मटेरियल की प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही ब्रिटल होते हैं। क्यों ब्रिटल होते हैं? क्योंकि अगर सरफेस नहीं, डेंट बेंट किसी प्रकार का कोई नहीं आएगा, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी मटेरियल टूट जाएगा डिफॉर्मेशन से पहले ही। सो ब्रेकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, डिफॉर्मेशन नहीं होता। ऐसे मटेरियल्स हार्डनेस ज़्यादा वाले में काउंट होते हैं। और ऐसे मटेरियल में माइन्यूट डक्टिलिटी होती है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम मटेरियल्स को खींच के तार वगैरह बना सकते हैं। सो ये डक्टिलिटी बहुत 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 ही कम होती है। हार्डनेस जिन मटेरियल्स की ज़्यादा होती है उनके अंदर। एग्जांपल डायमंड बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसका सरफेस पे स्क्रैचेस मारना बहुत इम्पॉसिबल सा काम है। इसको इजीली कट करना भी इम्पॉसिबल है, इसको रगड़ने से एब्रेशन नहीं होती बहुत। इसलिए देखो आजकल वो ब्लेड्स आते हैं और डायमंड कोटेड ब्लेड कहे जाते हैं, क्योंकि ब्लेड्स जो होते हैं यूज़ करने के साथ साथ उनका जो किनारा होता है वो धीरे धीरे एबरेट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर डायमंड की कोटिंग की जाती है
और वो ज़्यादा समय तक ब्लेड टिक पाती है। सर्जिकल ब्लेड्स वगैरह मेडिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली डायमंड इज़ मोर हार्ड देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे इजीली डेंट लगाया जा सकता है, उसको कट किया जा सकता है, बहुत जल्दी घिस जाता है। सो एल्यूमिनियम और डायमंड में अगर देखा जाए तो डायमंड इज़ मोर हार्ड और हार्डर देन दी एल्यूमिनियम। सो ये थी हार्डनेस प्रॉपर्टी। वहीं पर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ जो है वो मटेरियल के स्ट्रांगनेस या फिर वीकनेस को रिफ़र करती है। तो स्ट्रेंथ बताता है कि मटेरियल कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांग मटेरियल, जितना कम स्ट्रेंथ उतना वीक मटेरियल। और ये रेजिस्टेंस है परमानेंट चेंज का, सॉरी नॉट परमानेंट चेंज, शेप चेंज का एक पैमाना है। स्ट्रेंथ के थ्रू हम ये बताते हैं कि मटेरियल शेप चेंज कितना करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग स्टील को देखें तो स्टील का शेप चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। उस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे उसका स्ट्रेंथ, जो स्टील का शेप है वो चेंज होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं आटे की बात करूँ तो बहुत इजीली मैं चेंज कर सकता हूँ उसका डो या आटा, उसका शेप मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। सो बेसिकली स्ट्रेंथ ये बताता है कि कोई भी मटेरियल टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अपना शेप डिफॉर्म करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो रिगेन करे या नहीं करे, वो मुद्दा ही नहीं है यहाँ। स्ट्रेंथ में हम सिर्फ ये देखते हैं कि शेप चेंज हुआ या नहीं। तो भले फोर्स हटाने के बाद वो रिगेन कर ले, लेकिन जब हम प्राइमरली फोर्स जब लगाएंगे उस पर, उस समय उसके शेप में चेंज आया, इसका मतलब ये है कि उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम है। शेप में चेंज इजीली नहीं आ रहा, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हाई रिस्टोरिंग फोर्स बिफोर डिफॉर्मेशन। दैट मीन्स जब जब मैं फोर्स उस पर इंक्रीज़ करता जाऊँगा, एक्सटर्नली डिफॉर्मिंग फोर्स, वो रिस्टोर करने की उसको कोशिश करता रहेगा और शेप में चेंज अलाउ नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ वो और रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, बट ये वैल्यू बहुत हाई होगी, इसलिए हाई रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्म होने से पहले जनरेट होगा उसके अंदर। सो ऐसे मटेरियल ज़्यादा स्ट्रेंथ कहलाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले कहलाएंगे। स्टील एक एग्जाम्पल है उसका बहुत ही अच्छा, और आटा बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ उसमें बहुत ही कम है। लेकिन आटा हर जगह ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि अगली कैटेगरी हमारी है टफनेस। ये जो टफनेस है, ये टफनेस रिफ़र करती है रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर को। दैट मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट टूटे नहीं, लेकिन उसको तुम शेप चेंज अलाउ कर दे वो, पर टूटे नहीं। सो उसको हम लोग कह सकते हैं डू नॉट ब्रेक बिफोर शेप चेंजिंग। आटा एग्जाम्पल, जैसा इन दो केसेस में मैंने बताया कि आटा जो है वो कितना बेकार मटेरियल, लेकिन टफ के केस में आटा टूटता आसानी से नहीं है। उसको तुम डिफॉर्म करते जाओ, डिफॉर्म होता जाता है, लेकिन जल्दी टूटता नहीं है। ब्रेकिंग या फ्रैक्चर उसके अंदर जल्दी नहीं आता। सो इसीलिए आटा एक बेटर मटेरियल है टफनेस के मामले में। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर ब्रेकिंग। अब ये टोटल एनर्जी क्या है कि जैसे जैसे हम फोर्स लगाते हैं मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए, मटेरियल अपना शेप चेंज करता है या उसको रिस्टोर करता है या उसको काउंटर करता है। बट ये करते समय हम बहुत सारी एनर्जी उस मटेरियल में पुट करते हैं। जैसे जैसे मटेरियल का शेप चेंज होता है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है शेप चेंज होने की वजह से। और ये जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कोई मटेरियल टूटने से पहले, वो उतना ज़्यादा टफ कहलाएगा। सो आटा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। ग्लास बहुत ही बेकार एग्जाम्पल है। बेकार इसलिए क्योंकि ग्लास शेप चेंज करने के बजाय टूटना प्रेफर करता है, जिसको हम यहाँ ब्रिटल कह रहे थे। इस मटेरियल में हार्ड तो है पर वो टफ नहीं है। सो आजकल जो मैंने बताया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, टफन ग्लास, तो टफन ग्लास का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो शेप चेंज करने को थोड़ा बहुत अलाउ करता है। तो ऐसे ग्लासेस जो थोड़ा बहुत बेंड हो सके, ताकि छोटे मोटे स्ट्रेच या फिर छोटे मोटे जर्क वगैरह से वो टूटे नहीं। सो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जिनमें एक साथ इनमें से दो प्रॉपर्टी या तीनों प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ड्रिल बिट बनानी है, तो ड्रिल बिट जो है मैं उसको चाहूँगा कि वो हार्ड हो। उसका सरफेस अगर टॉर्न हो जाएगा तो फिर मैं उससे दीवार या लकड़ियों में छेद कैसे करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि वो बहुत हार्ड हो। मैं चाहूँगा उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि वो इजीली अपना शेप चेंज कर दे। अगर वो शेप चेंज कर देगा तो ड्रिल बिट किस काम का, उससे हम छेद नहीं कर पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि वो टफ़ हो, क्योंकि अगर टफ़ नहीं हुआ तो वो टूट सकता है। थोड़ा बहुत शेप चेंज अलाउ भी करे लेकिन टूटे नहीं जल्दी, क्योंकि अगर ड्रिल बिट टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम चाहेंगे कि हार्ड, स्ट्रेंथ और टफनेस ज़्यादा हो। हालांकि ये दोनों प्रॉपर्टी हम ज़्यादा चाहेंगे कंपेयर टू दिस एक ड्रिल बिट में। और वहीं डायमंड की बात करें तो डायमंड, इन दोनों के इसमें डायमंड बहुत अच्छा है और इसमें बहुत बेकार है, क्योंकि डायमंड भी ब्रेक बहुत जल्दी हो जाता है।
क्योंकि उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगाएंगे तो वो शेप नहीं चेंज करता है, ब्रेक होना प्रेफर करता है। तो डायमंड इज़ ऑल्सो ब्रिटल मटेरियल, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स चाहिए रहेगी ब्रेक होने के लिए। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये तीनों कैटेगरी इलास्टिसिटी के अंडर 3 डिफरेंट प्रॉपर्टी है, बट ये सभी प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करना भी पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल टू मेज़र इट मैथमेटिकली, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में बोलना अच्छा है ख़राब है ये तो उसके क्वालिटी के बारे में बताता है, लेकिन डिस्क्रीट क्वालिटी के बारे में नहीं बताता। कंपैरिजन के केस में हमें नंबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें इनके हार्डनेस, स्ट्रेंथ और टफनेस के लिए नंबर्स असाइन करना है हमें। और ऐसे नंबर असाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ मैथमेटिकल फाउंडेशंस इनके बनाएं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिनका बेसिक नाम होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन, जिनकी मदद से हम इसके लिए और फाउंडेशन डेवलप कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और अगले वीडियो का वेट करें। आने वाले समय में हम बहुत जल्द पोस्ट कर रहे हैं। थैंक यू।